हेलो ऑल द व्यूअर्स, आई एम प्रभाकर सिंह बैक अगेन। जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे, ये डिफेंस ऑफ इंडिया की सीरीज हमारी चल रही है। डिफेंस ऑफ इंडिया के पहले लेक्चर में अगर हम बात करें, हमने इंडिया में डिफेंस सिस्टम के हायरार्कियल लेवल को देखा था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर अगर हम बात करें हमारे 5 डिपार्टमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डीआरडीओ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और उसको कौन हेड करेगा? सीडीएस हेड करेगा, है ना। और अगर हम बात करें, सीडीएस हेड करेगा और सीडीएस के नीचे इंडियन आर्मी का चीफ, इंडियन एयरफोर्स का चीफ और इंडियन नेवी का चीफ आता है। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। दैट मीन्स हमने हायरार्कियल सेटअप देखा था। दूसरे लेक्चर में अगर हम बात करें, फिर हमने इंडियन आर्मी के बैकग्राउंड की बात की थी, इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर्स की बात की थी, उसके मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स की बात की थी, और मेजर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हम दूसरे देशों के साथ कंडक्ट करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो हमने देखा। और आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी के ही उस स्पेसिफिक सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और मेजर ऑपरेशंस को हम कवर करेंगे जो 75 साल के आजादी के इतिहास में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जिन लड़ाइयों में जीत हासिल की है। ठीक है, तो वो मेजर ऑपरेशन, जब हम इंडियन एयरफोर्स सेक्शन पे आएंगे तो इंडियन एयरफोर्स के मेजर ऑपरेशन देखेंगे, जब नेवी पे आएंगे तो नेवी के ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको स्लो जा रही है तो YouTube एक फीचर आपको देता है जिसमें आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.5x पे कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की बाध्यता है और आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास समय की बाध्यता है तो फिर ये तो आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग जैसा आप देख रहे हैं, मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी। तो पहला जो हमारा इसमें ऑपरेशन है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन पीस, 1948 में कंडक्ट हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश के संबोधन में पंडित नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। देश आजाद तो हो गया, मगर देश के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। अगर हम बात करें, जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी जिस पॉलिसी को पैरामाउंटसी की पॉलिसी बोला गया। किसकी पॉलिसी बोला गया? पैरामाउंटसी की पॉलिसी बोला गया। और जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आजाद किया तो ब्रिटिशर्स ने कहा अब क्या हो गया? लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी हो गया। क्या हो गया? लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी हो गया। और लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी होने का सिंपल मतलब था कि अब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं, इंडियन प्रोविंसेस हैं, उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करे, या पाकिस्तानी डोमिनियन को ज्वाइन करे, या तो इंडिपेंडेंट रहे। क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे, आजाद रहे। और आपको पता है आजादी के समय हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी, जिनमें से बहुत सारी रियासतें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहती थी, बहुत सी रियासतें अपने आप को पाकिस्तान में जोड़ना चाहती थी। मगर सरदार पटेल के रहते ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सरदार पटेल को ऐसे ही आयरन मैन नहीं बोला जाता, ऐसे ही उनके नाम पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू नहीं बनाया गया, 183 मीटर्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिकॉज सरदार पटेल इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। भारत की एवं एकता एवं अखंडता के प्रतीक है वो। उन्होंने 565 रजवाड़ों को एक किया। तो अगर हम बात करें, जो हमारा पहला ही ऑपरेशन हुआ, हमने उसको ऑपरेशन पीस नाम दिया। 1948 में किसके खिलाफ था? जूनागढ़ स्टेट के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जूनागढ़ स्टेट के खिलाफ था। ये देखिए, ये मैप आपके सामने है। इस मैप में आप देख रहे हैं, जैसे ही अगर हम बात करें, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी हुई, बहुत सारी जो रियासतें हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। जैसे केरल में त्रावणकोर हो गया। क्या हो गया? केरल में त्रावणकोर हो गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। इधर हैदराबाद हो गया, इधर भोपाल हो गया, इधर जोधपुर हो गया, इधर
ये वाला जो रीजन है ये आपका जूनागढ़ है। क्या है? ये वाला रीजन आपका जूनागढ़ था। अब जूनागढ़ के अगर हम बात करें गुजरात वाले रीजन में, गुजरात का सौराष्ट्र वाला रीजन है ये। जूनागढ़ का इस समय जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद, क्या नाम था? मोहम्मद महाबत खान। क्या नाम था? मोहम्मद महाबत खान था। अगर हम बात करें तो भाई इसने भी यही डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और ये पाकिस्तान के साथ इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। क्या साइन कर दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का सिंपली मतलब यह था कि भाई जूनागढ़ का आधिकारिक तौर पे विलय पाकिस्तान के साथ हो गया। जिन्ना इसी चीज के इंतजार में था। मगर अगर हम बात करें, यहां पे उनके बाप बैठे हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल को जैसे ये चीज पता चली, अगर हम बात करें जूनागढ़ में 80-81% हिंदूज थे, ज्यादातर 30% मराठी थे, गुजराती थे और बाकी इंडियंस। तो ये हिंदू रिलीजन इनका था और मुस्लिम शासक था और वो पाकिस्तान में उसको जोड़ना चाहता है। साइन भी कर दिया उसने, मगर ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी अलाउ नहीं करती है कि ये यहां पे चला जाए पाकिस्तान में। क्योंकि देखिए, अगर इस रीजन अगर ये पाकिस्तान से जुड़ जाता तो कैसे पाकिस्तान जाता? इधर तो अरेबियन सी है। क्या है? इधर अरेबियन सी है और ये हमारे एयर स्पेस से जाता, या इसको हमको लैंड रूट देना पड़ता, तो ये बड़ा बवाल हो जाता है। इसी वजह से सरदार पटेल ने जिन्ना को ऑफर दिया कि भैया प्लेबिसाइड करवा लेते, जनमत संग्रह, दैट मीन्स सिंपल टर्म्स में वोटिंग करवा लेते हैं और वोटिंग से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन्ना नहीं माने। फिर अगर हम बात करें, आर्मी को उतारना पड़ा और फाइनली जाके आर्मी उतारने के बाद भी हमने प्लेबिसाइड करवाया। और जब लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडिया दैट इज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, तब ये फाइनली मामला शांत हुआ। तो पहला ही हमारा जो ऑपरेशन है कामयाब हुआ, ऑपरेशन पीस 1948 अगेंस्ट जूनागढ़ स्टेट। और मोहम्मद महाबत खान इतना डर गया, कुत्ते पालने का बड़ा शौकीन था वो, अपने पूरे कुत्तों, सोना चांदी ये सब एक हवाई जहाज में भर के और रातों रात वो कराची निकल लिया। उसकी हालत टाइट हो गई। तो ये था भारतीय सेना का पहला पराक्रम आजादी के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा ऑपरेशन अगर हम देखें, ऑपरेशन पोलो 1948 किसके खिलाफ था? अगेंस्ट हैदराबाद स्टेट। किसके खिलाफ है? हैदराबाद स्टेट, ऑपरेशन पोलो। अब देखिए, किसके खिलाफ है? हैदराबाद स्टेट के खिलाफ है। ये वाला रीजन आपका क्या है? हैदराबाद है। कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन आपका हैदराबाद वाला रीजन हुआ करता था। हैदराबाद रियासत उस समय की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। इसमें आज के कर्नाटक का रीजन, तेलंगाना और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा वाला रीजन, पर्टिकुलर लातूर वाला जो रीजन जहां पे मैं अभी पिछले 2-2.5 साल से रह रहा था, है ना, तो ये हैदराबाद स्टेट का पार्ट था। और हैदराबाद स्टेट का जो निजाम था उसका नाम था मीर उस्मान अली। क्या नाम था? मीर उस्मान अली उसका नाम था, जिसे आसफ जा, क्या, जिसे आसफ जा 7th कहा जाता था। अब मीर उस्मान अली किसी भी तरीके से तैयार नहीं है कि भाई हैदराबाद स्टेट को इंडिया में मिलाया जाए। उसका 2 मत था, या तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा या तो अपने आप को पाकिस्तान में जोड़ेगा। ये भी कैसे पॉसिबल है? फिर अगेन यहां वही किस्सा आ गया। किस चीज का किस मुद्दा आ गया? ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का। अब बताइए, ये अगर ये पाकिस्तान से जुड़ जाता है तो कैसे जाता पाकिस्तान? इंडियन टेरिटरी से तो होके जाने नहीं देते, मार मार के भरता बना लेते हम इसका। और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो ऐसे में जब पहले कई दौर की बातचीत चली, नेहरू ने सरदार पटेल को बोला, सरदार पटेल क्योंकि गृह मंत्री थे, उनका ही पूरा काम था। सरदार पटेल ने कई राउंड्स की मीटिंग की, मीर उस्मान अली, उसके प्रधानमंत्री लियाक अली और रजाकार उसका एक फेमस था। उसने एक अपनी पैरेलल आर्मी बना के रखी हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स की
अपनी एक पैरेलल आर्मी हुआ करती थी। और हैदराबाद में आपको बता दूं कि सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे मालदार रियासत थी। 1903 का आंकड़ा बता रहा हूं, जब हैदराबाद स्टेट की जो इनकम थी ओवरऑल, जितना खजाना था उसके पास 14 करोड़ रुपए। कितना? 14 करोड़। 1903 में आप समझ सकते हैं, जब अठन्नी चवन्नी का जमाना हुआ करता था, 14 करोड़ रुपए इसके साला। तो भाई जब तेलंगाना नहीं, हैदराबाद नहीं माना, तो फाइनली जाके सरदार पटेल ने सेना को उतारने का आदेश दिया और सेना उतरी और 3 दिन के अंदर खेल खत्म किया। और इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसको नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि हैदराबाद रियासत में 17 पोलो ग्राउंड्स हुआ करते थे। पोलो के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। पोलो समझते हो? पोलो वही जो घोड़े पे बैठ के गोल्फ की तरह खेला जाता है। काफी एनर्जेटिक गेम है ये। घोड़े में भी एनर्जी रहनी चाहिए और जॉकी में भी एनर्जी होनी चाहिए। जॉकी किसे कहते हैं आपको पता है ना? जॉकी की अंडरवियर्स आपने देखी होगी। जॉकी कहते हैं घुड़सवार को, है ना? इसीलिए अंडरवियर का नाम जॉकी होता है, क्योंकि जॉकी पहनने वाला घोड़ा चलाता है। अब कौन सा घोड़ा चलाता है वो आप बेहतर समझ रहे हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तो हर किसी नाम के पीछे एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अब आप यूएस पोलो टी शर्ट गारमेंट्स का ब्रांड देखते होंगे, और यूएस पोलो का अगर आप मोनो देखेंगे तो उसमें घोड़े के साथ वो स्टिक से मार रहा होता है बॉल को। तो 17 पोलो ग्राउंड थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। और एक दिलचस्प चीज आपको और बता दें कि पोलो और बिलियर्ड्स दो ऐसे एलीट क्लास के गेम्स हैं जिनका इन्वेंशन भारत में हो। पोलो सबसे पहले मणिपुर के राजा महाराजा खेला करते थे, उनसे अंग्रेजों ने कॉपी किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रसारित कर दिया। दूसरा जो गेम है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स वो बॉल्स वाला जानते होंगे, कैरम में गोटियां होती हैं, मगर अगर हम बात करें बिलियर्ड्स में वो बॉल्स होती है और वो स्टिक से मारनी पड़ती है, जिसे क्यू बोलते हैं। बिलियर्ड्स और स्नूकर में भी स्पेसिफिक डिफरेंस होता है, वो बॉल की बात है, आगे मैं वो जो लोग खेलते हैं वो जानते हैं बेहतर। अगर किसी फेमस प्लेयर का नाम पता है बिलियर्ड्स में जो इंडिया का हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइए। पंकज आडवाणी उसका नाम है वैसे। चलिए खैर, ये हो गया हमारा ऑपरेशन पोलो। क्या हो गया? ऑपरेशन पोलो हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय 1961 अगेंस्ट गोवा, दमन एंड दीव। किसके खिलाफ है? गोवा, दमन एंड दीव के खिलाफ। अगर हम बात करें, देश 1947 में आजाद हो गया, मगर उसके बावजूद कई ऐसी टेरिटरीज थी जो इंडिया का पार्ट नहीं थी अभी तक, आजादी के समय तक। जैसे पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 टेरिटरीज को मिला के बना है, कराईकल, माहे, यनम एंड पुडुचेरी। और इस पे फ्रांसीसी शासन किया करते थे। फ्रांसीसियों को भगा के हमने कब्जा किया 1954 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1961 में, अगर हम बात करें गोवा पे ये है दादर एंड नगर हवेली, और ये है आपका गोवा। इस पे पुर्तगालियों का रूल था। किसका रूल था? यहां पे पोर्चुगीज का रूल था। पोर्चुगल, वही पोर्चुगल जहां का क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। तो पुर्तगाली गए नहीं थे, हमने इनको पर अटैक किया और फाइनली जाके हमने इनको अपने में मिला लिया। शुरुआती दौर में 1961 में गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और 1987 में इसे फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया, मतलब पूर्णतः राज्य बन गया। असेंबली हो गई, चीफ मिनिस्टर बन गया वहां का। इस तरीके से आज की डेट में गोवा पूर्ण राज्य है। तो इंडियन आर्मी ने यहां पे भी अपना पराक्रम दिखाया, ऑपरेशन विजय। हालांकि 1999 के करगिल वॉर में भी हम विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये भी ऑपरेशन विजय ही था। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑपरेशन अबलेज, ऑपरेशन रेडल और ऑपरेशन नेपाल। 1962 का इंडो जो चाइना वॉर था उसमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन का नाम नहीं दिया गया था। 1965 में अगर हम बात करें, वेस्टर्न फ्रंट पे कई मोर्चे छेड़े गए थे। वेस्टर्न फ्रंट मतलब अगर हम देखें मैप में तो ये हमारा वेस्टर्न फ्रंट कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला, ये पूरा हमारा वेस्टर्न फ्रंट है।
तो वेस्टर्न फ्रंट में कई लड़ाइयां लड़ी गई थी, उनको नाम दिए गए अलग अलग ऑपरेशन। ऑपरेशन अब्लेज अगर हम बात करें ये वेस्टर्न सेक्टर में, ऑपरेशन रीडल अगर हम बात करें ये आपका पंजाब वाले सेक्टर में, और ऑपरेशन नेपाल सियालकोट वाले सेक्टर में, है ना। तो 1965 की जंग में इंडियन आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। 1965 की जंग में हमारी हालत इतनी खराब थी, पंडित नेहरू का दिल का दौरा पड़ने की वजह से ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी 27 मई 1964 को। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री के सामने बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि खाने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। 62 के युद्ध में वैसे ही चाइना हमें मात दे चुका था, हालत बहुत खराब थी। तब जाके लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। किसानों ने अन्न उगाया, आधा पेट खाना खाया और अनाज कहां भेजा? जवानों के लिए। तब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। और इसी में जय विज्ञान का नारा जोड़ा किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब हमने 1998 में ऑपरेशन शक्ति न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया अपना दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन स्टीपल चेस 1971। ये रेड कॉरिडोर वाले रीजन्स में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। देखिए मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट के लिए तैयार नहीं रहती है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी अगर आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी को उतारना पड़ेगा। तो 1971 में ये काम किया गया। कब काम किया गया? 1971 में ये काम किया गया। अगर हम बात करें रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं, ये पूरा नक्सलाइट वाला एरिया है। अगर आप मैप पे देख रहे होंगे जहां पे जंगल ज्यादा है, छोटा नागपुर पठार से लेते हुए छत्तीसगढ़ का सुकमा दंतेवाड़ा वाला रीजन, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये रेड कॉरिडोर वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? रेड कॉरिडोर। रेड इसका प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है ना, नक्सलाइट रहते, खतरा ही खतरा है इस वाले रीजन पे। इस वजह से नक्सलाइट से लड़ने के लिए पहली बार आर्मी को उतारा गया था, और आर्मी ने पूरी नक्सलाइट बेल्ट में यहां पे उसको खत्म करने के लिए ये मेजर ऑपरेशन चलाया, स्टीपल चेस। ठीक है, स्टीपल चेस इसलिए नाम दिया गया, वो रेस में स्टीपल चेस ऑब्स्टिकल्स रखे जाते हैं, उसको ओवरकम करके जाते हैं। तो जंगलों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पता नहीं चलता दुश्मन कहां से वार करेगा। अब देखिए, और जंगलों की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। मराठा इतनी बड़ी फोर्स इसलिए बन पाए क्योंकि मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। अमेरिका इतना बड़ा देश हुआ, आज तक किसी से लड़ाई नहीं हारा, मगर वियतनाम की जंग वो हार गया क्योंकि जंगलों में वहां पे लड़ना था। उनकी सेना भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मगर जंगलों में वो साले गड्ढे कर देते थे। गड्ढे में बड़े बड़े बंबू लगा देते थे कील की तरह। जवान उतरा अमेरिकन, पैराट्रूपर जहाज से गिरा और लग गया उसको, हालत हो गई खराब। एक जवान को, अब बैटलफील्ड में जवान को पीछे नहीं छोड़ सकते, एक जवान को बचाने के लिए 4 जवान लग जाते हैं। इस तरीके से अमेरिका, तो नक्सलाइट वाले एरिया में ऑपरेट करना इतना आसान काम नहीं है हमारा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के तहत नक्सलाइट आज भी हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। आज कोई सरकार कह दे कि हमने नक्सलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कभी ना कभी, अभी तो भाई इधर पहलगाम में हमला हुआ, वो तो भाई समझ में आता है बॉर्डर एरियाज, मगर हमारे इंटीरियर्स में भी हमले हो रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस लिली, 1971 वेस्टर्न सेक्टर। 1971 में वैसे इंडियन नेवी ने बड़ा मोर्चा संभाला था, ऑपरेशन टाइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाए थे। अरेबियन सी वाले रीजन में पूरे कराची बंदरगाह को खत्म कर दिया था। मेन जो लड़ाई थी ईस्टर्न फ्रंट में थी। कहां थी? मेन जो लड़ाई थी ईस्टर्न फ्रंट में थी। कहां पे थी? ईस्टर्न फ्रंट में थी, क्योंकि बांग्लादेश नहीं था, इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो वेस्टर्न फ्रंट में भी उन्होंने जब पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था तो इंडियन आर्मी ने उसमें ऑपरेशंस चलाए। ऑपरेशन जो चलाया था उसको नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस लिली। और बहुत बड़ी बात थी 1971 के जंग की बात करो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, देश की ऐसी प्रधानमंत्री जो नई नई राजनीति में आई थी, जिसे नन्ही गुड़िया के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता था, उसने अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। 93,000 सैनिकों को बंधक बना के हमने सरेंडर करवा लिया। आज के किसी प्रधानमंत्री में इतना दम है? चाइना और
अमेरिका के खिलाफ जाके और ये सारे काम कर दे, इतने ज्यादा इकोनॉमिक सेंसस पुट अप कर दिए जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। खैर वो इंदिरा गांधी ही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 अगेंस्ट जर्नैल सिंह भिंडरावाला। खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के इतिहास का वो ऑपरेशन, अगर हम बात करें, जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। वो एक ऑपरेशन जिसकी वजह से देश का प्रधानमंत्री मारा गया, इंदिरा गांधी मारी गई, भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एएस वैद्य मारे गए, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार जो 3 स्टार रैंक जनरल थे वो आज की डेट में फरार हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। खालिस्तानी मिलिटेंट्स उनको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि सिखों का इतिहास रहा है, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है किसी भी आदमी को। अगर हम बात करें तो आप देखिए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सरदार उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इतिहास में बड़े हमारे पास एग्जाम्पल है। भगत सिंह हर ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जेपी सॉन्डर्स को असैसिनेट किया था। तो सिखों का इतिहास रहा। ये है लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो थे, खुद पंजाबी, मगर आज जान बचाते फिर रहे। पूरी एनएसजी कमांडो की टीम इनके साथ चलती है। इनकी लोकेशन आज किसी को पता नहीं है। कोई कहता है कि ब्रिटेन में खुफिया तरीके से रह रहे हैं, मगर पंजाबी आज इनको पा जाए, आज इनको मार दे, तभी देश में इतनी बड़ी आगजनी लगी। खैर आज हम पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है जिसकी वजह से भारत की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। शायद आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कभी नहीं कर पाता। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन सनडाउन लॉन्च किया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेटअप को खत्म करने के लिए। इंदिरा गांधी के मरने के बाद पाकिस्तान ये काम कर पाया। चलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए 1977 वो साल था जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी हटाई। 1975 से लेकर 1977 2 साल तक इंदिरा गांधी ने भारत में आंतरिक आपातकाल लगा के रखा हुआ। जब प्रेशर बनने लग गया इंदिरा गांधी ने वो आंतरिक आपातकाल हटाया, नए चुनावों की घोषणा हुई और नए चुनावों में इंदिरा गांधी को मात खानी पड़ी। इंदिरा गांधी उन चुनावों में हार गई और जनता दल की सरकार बनी और मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने देश के। मगर इंदिरा गांधी के अंदर था कि भाई अब केंद्र में भी हमारी सरकार चलेगी और पंजाब में भी हमारी सरकार चलेगी। तो इंदिरा गांधी पंजाब में कोई एक ऐसा लीडर चाहती थी जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस की दोबारा सरकार बन जाए। इंदिरा गांधी थे, उनके लड़के थे संजय गांधी। इन्होंने ये काम दिया 2 जन को, ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह को। दोनों सिख थे, बड़े नेता थे पंजाब के। इनको बुलाया गया और इनको बोला गया कोई ऐसा आदमी पकड़ के लाओ जो पंजाब की पॉलिटिक्स में दबदबा रखता हो और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बना के दे। उस समय पंजाब में निरंकारियों का भी काफी बोलबाला था। निरंकारी वो सिख होते हैं जो जिंदा गुरुओं पे भरोसा रखते हैं, और गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया था कि मेरे मरने के बाद कोई जिंदा गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया, वो बुक उनकी रिलीजियस। और इसके बाद अगर हम बात करें, गुरबचन सिंह इनका नाम था, निरंकारी सिखों में जो सबसे ज्यादा फेमस थे। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने गुरबचन सिंह को मरवाया और दल खालसा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इसको कांग्रेस ने प्रोजेक्ट करना शुरू किया। संजय गांधी ने सबसे ज्यादा पसंद किया जरनैल सिंह भिंडरावाला को। कौन है जरनैल सिंह भिंडरावाला? इसकी फोटो जरा आप देख लीजिए, बड़ा खतरनाक और खूंखार था ये खालिस्तानी मूवमेंट का सरगना था। कहां गया? चलिए वो इमेज अभी जरनैल सिंह भिंडरावाला की नहीं, वो बड़ा खतरनाक था। तो जरनैल सिंह भिंडरावाला शुरू हुआ उसने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का। मगर 1981 में एक बड़ी घटना हो गई। 1981 में ही अगर हम बात करें जनगणना होनी थी,
और पंजाब केसरी के बड़े एडिटर थे उस समय लाला जगत नारायण, उन्होंने पंजाब में रह रहे हिंदुओं से आह्वान किया कि भाई इस जनगणना में हिंदू अपनी मातृभाषा क्या बताएं, हिंदी बताएं। क्या बताएं? हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला इससे भड़क गया कि पंजाब में रह रहे सारे लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी बताएंगे कि हिंदी बताएंगे। और जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने लाला जगत नारायण को दिन दहाड़े गोली मरवा दी। यहां से पंजाब की पॉलिटिक्स में चेंज आता है। पूरे पंजाब में दंगे होने लगे, जहां जहां नहीं देखा जाता और हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जाता, बस से निकाल निकाल के। जैसे अभी पहलगाम अटैक में हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, वैसे 1980 के दशक में हिंदू वर्सेस सिख था। तो धर्म के आधार पे जाओगे तो भाई फिर बहुत सा कुछ हो सकता है। और जर्नैल सिंह भिंडरावाला फिर अपने पीक पे पहुंच गया। 1982 में एशियन गेम्स कंडक्ट होने वाले थे न्यू दिल्ली में। इसका जिम्मा इंदिरा गांधी ने किसको दिया था? राजीव गांधी को दिया था। और राजीव गांधी ने पूरी दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया। जो भी वीवीआईपी आएगा उसकी चेकिंग होगी। हिंदू सिखों के बीच के दंगे की आहट वहां तक एशियन गेम्स तक ना पहुंच पाए। मगर उसी समय एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, एकमात्र 5 स्टार रैंक होल्डर इंडियन एयरफोर्स में, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जो इंडो पाकिस्तान लिबरेशन वॉर 1971 के हीरो थे, जिन्होंने 93,000 सैनिकों का सरेंडर एक्सेप्ट किया था। ये दोनों दिल्ली एंटर कर रहे थे। उन्हें इनकी पगड़ी खुलवा के, इनके कपड़े खुलवा के इनकी चेकिंग की गई, जिससे जर्नैल सिंह भिंडरावाला भड़क गया कि भाई सिखों के साथ ये सब हो रहा है। और बात इतनी बढ़ गई कि वो अलग खालिस्तान की मांग करने लग गया। उसका मकसद था कि भाई पंजाब में हम आतंक मचाएंगे और आतंक मचाने के बाद हिंदू यहां से पलायन करेंगे और अदर राज्यों में जो सिख है वो पंजाब में आएंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे। अब उसका कितना बड़ा आतंक था ये समझिए कि उस समय के डीआईजी को जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने मार दिया। डीआईजी की लाश अगर हम बात करें तो 7 दिन तक हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के सामने पड़ी रही। मगर अगर हम बात करें उसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह थे, कांग्रेस का ही था। दरबारा सिंह कहां पर आता जर्नैल सिंह भिंडरावाला को फोन लगाने में। फाइनली उसने फोन लगाया, बोला ताकि लाश तो चक लेने दे, तब जाके डीआईजी अवतार सिंह की बॉडी को उठाया गया। इतना आतंक था, आईएसआई के संपर्क में आ गया वो। और इतने वेपन्स उसने गोल्डन टेम्पल में बिठा दिया, अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया। अकाल तख्त हाई राइज बिल्डिंग थी, हाई, जिसपे सिख गुरु बैठा करता था। 10 सिख गुरु उसी पे बैठ के रिलीजियस प्रीचिंग्स और टीचिंग्स दिया करते थे। मुगल गद्दी से उसको काफी हाइट पे लगाया गया था। इंदिरा गांधी को जब पता चला हमारा ही पाला हुआ सांप हम ही को काटने को तैयार है, तब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को बुलाया गया 3 इडियट्स वाली स्टाइल में। जैसे प्लेन उसमें जाता है तो फिर फरहान उतर जाता है बहाना करके, वैसे उसी तरीके से इनका प्लेन जा रहा था मलेशिया, थाईलैंड। वहां से मोड़ के इसको वापस दिल्ली लाया गया। सिख थे, इन्होंने लीड किया। जनरल एएस वैद्य चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। हरमिंदर साहिब इसमें पूरी तरीके से टूट गया, जिससे सिख बड़ी संख्या में नाराज हो गए। और बाद में उन्हीं सिखों में से सतवंत सिंह और बियान सिंह ने, 2 इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स थे, उनको असैसिनेट कर दिया। और देश में हिंदू और सिखों के बीच में इस तरीके के दंगे हुए कि भाई फिर दोबारा 17 साल तक पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर रही। नेक्स्ट अगर आप ऑपरेशन देखेंगे तो नेक्स्ट ऑपरेशन में भी आप देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन वुडरोज, कई सारे पंजाबी मिलिटेंट्स थे जो अभी भी खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उनको निपटाने के लिए ऑपरेशन वुडरोज चलाया गया। फिर अगर हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले चलाया गया। अगर हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर जो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है उस पर कब्जा करने के लिए किया गया था। इसको थोड़ा आपको समझाते हैं। ये देखिए, यहां आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिख रहा होगा। किसका मैप दिख रहा होगा? कश्मीर का। अरे यार, यहां आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो हमको कश्मीर पूरा दिखता है वो कश्मीर पूरा हमारा नहीं है, ठीक है। वो
इंडियंस का मनोबल हाई रखने के लिए वो दिखाया जाता है। मैं कश्मीर का अगर मैप बना लूं तो देखिए यहाँ पे वो कश्मीर है जिसे आजाद कश्मीर बोला जाता है, ठीक है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान ने उसको आजाद करवाया दिया। फिर यहां से एक लाइन जाती है जिसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक पॉइंट पे खत्म होती है जिसे कहते हैं पॉइंट NJ 9842, और यहीं से शुरू होता है सियाचिन की पहाड़ियां जो ट्रायंगुलर शेप की हैं, काराकोरम रेंज में है। यहां से चाइना वाला रीजन अक्साई चीन जो चाइना 1962 के जंग में ले गया, ये गिलगिट बल्टिस्तान है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये रीजन है आपका गिलगिट बल्टिस्तान वाला, सॉरी सियाचिन ग्लेशियर वाला, जहां तापमान -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरता है। यहां जीतना इतना आसान काम नहीं था। दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति थी। आपसी सहमति ये बोलती है कि ठंड के समय में जब ज्यादा ठंडियां हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि दोनों देशों की सेनाएं नीचे उतर आए। तो हमारी सेना भी उतर आई मगर उनकी सेना उतरी नहीं, उतरने का उन्होंने नाटक किया, वो वहां पे बैठी रही। जब इंडियन आर्मी को पता चला तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल की ये बात थी, और 13 अप्रैल को इसलिए हम सियाचिन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सियाचिन डे मनाते हैं। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल इसमें मेन लीडिंग फिगर थे जिन्होंने कमांड किया था, और हमने यहाँ पे कब्जा किया था। जितने भी लोग थे वो हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेन किए गए थे जो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेशन मेघदूत पहले कंडक्ट हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार बाद में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी मारी गई। जून के महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और अप्रैल के महीने में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन शिवालिक, ये भी पंजाबियों के खिलाफ। राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बन चुके थे, सिख है शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे और दंगे हो ही रहे थे। राजीव गांधी ने भी दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ज्ञानी जैल सिंह इसके लिए भड़के थे, एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे, वो भी कंसर्न थे। और राजीव गांधी ने वो नारा भी दिया, जब बड़ा पेड़ कोई गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब इंदिरा गांधी मारी गई, देश का प्रधानमंत्री मारा गया, जो उसके लिए जिम्मेदार है वो लोग भुगतेंगे। ऑपरेशन शिवालिक। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लूबर्ड 1987 मणिपुर में चलाया गया। मणिपुर अगर हम बात करें, वहां पे कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरेट करवाना चाहते थे, सेपरेट बोडोलैंड की भी मांग कर रहे हैं। तो मणिपुर में हमने ऑपरेशन ब्लूबर्ड चलाया था। मणिपुर में जब इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे असम राइफल्स की टुकड़े पे अटैक किया था, तब हमने ये तो ऑपरेशन ब्लूबर्ड 1987 मणिपुर में, मणिपुर के मिलिटेंट्स ने असम राइफल्स की पोस्ट पे हमला किया था और उसकी जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया। असम राइफल्स एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है जो ड्यूल कंट्रोल में आती है, दैट मींस ये डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों को रिपोर्ट करती है। चलिए अगले ऑपरेशन पे आते हैं, ऑपरेशन इलेक्शन। अब पंजाब में मैंने कहा आपको 17 साल तक इमरजेंसी लगी रही, तो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए भी आर्मी को उतारना पड़ा 1992 में। नेक्स्ट, ऑपरेशन पवन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा छूट गया 1987। श्रीलंका का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सीलम, जिसका हेड था वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन। और इसने ही अगर हम बात करें, ये था वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन जिसने राजीव गांधी को असैसिनेट करवाया 5 सुसाइड बॉम्बर्स भिजवा के। जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरमदूर में रैली करने जा रहे थे, तब इसने क्या किया, सुसाइड बॉम्बर्स बुलवा के भिजवा दिया। राजीव गांधी के ऊपर इससे पहले भी अटैक हो चुका था जब ये श्रीलंका गए थे और श्रीलंकन नेवी इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थी। उसी समय एक सेलर ने बंदूक के बट से इनको मारने की कोशिश की थी। 2008 तक श्रीलंका में सिविल वॉर चली थी, ठीक है। तो ऑपरेशन पवन के तहत राजीव गांधी ने ही इंडियन पीस कीपिंग मिशन फोर्स भेजा था, जो काफी हद तक फ्लॉप रहा था। 2000 सैनिक भेजे थे हमने, जिसमें 1200 से 1500 सैनिक हमारे मारे गए थे। तो इसी ऑपरेशन पवन की वजह से समझ लीजिए कि राजीव गांधी की जान गई। वो तारीख थी 21 मई 1991, इसीलिए 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि कहते हैं, और ये आपका कहां पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 मुंबई टेरर अटैक, सबको पता है 26/11 हमला। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने साउथ मुंबई के 10 अलग अलग डेस्टिनेशंस पे आतंक मचाया।
उसमें एनएसजी कमांडो की टीम उतरी, उसे ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया गया। ऑपरेशन ऑल आउट नरेंद्र मोदी के समय 2007 में जम्मू एंड कश्मीर से मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करने के लिए चलाया गया था। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन पानी की तरह बहा दिए, जितने इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी है पानी की तरह बहा दिया, या यूं कहे किसी और तरीके से बहा दिया। अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, $31 ट्रिलियन की है। उसके बाद जब इसने अपनी सेना हटा ली अफगानिस्तान से, तालिबान ने कब्जा कर लिया, फिर जहां जहां के लोग फंसे हुए थे, इंडिया के लोग फंसे हुए, तो इंडियन आर्मी ने एवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ऐसे ही रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको निकालने के लिए सेफली यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। 17 ग्लोब मास्टर भेजा गया था, जिसके तहत हमने सारे। अब इसके साथ अगर हम बात करें, ये सारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी के हमारे खत्म होते हैं। इंडियन आर्मी अगर हम बात करें, 2 और ऑपरेशंस में शामिल थी। 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, हमारा पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, और जो पोखरण राजस्थान में किया गया था, और दूसरा न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट ऑपरेशन शक्ति 11 मई 1998 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, उम्मीद है सारे ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। इंडियन आर्मी के अदम्य गाथा, शूरता और वीरता को आपने देखा, परखा, जाना। अब मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद से, है ना, काफी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, हालत तरतर हो जाती है। तो और इसी के साथ जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे, तो अगले वीडियो में अगर हम बात करें इंडियन आर्मी में जितने भी रेजिमेंट्स हैं उनकी जो वॉर क्राई है, और उनके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, परमवीर चक्र की बात करेंगे, महावीर चक्र की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। दैट मींस डिफेंस ऑफ इंडिया में कुछ नहीं छूटेगा। जो आप एनडीए में जाके, सीडीएस के थ्रू आर्मी में जाके और वहां जाके पता करेंगे, वो चीजें पहले से ही आपको पता रहेंगी, और पता होनी भी जरूरी है जब आप डिफेंस का पार्ट बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगेन लास्ट में कहना चाहूंगा कि मोरल बूस्टिंग के लिए एक टीचर की जो मोरल बूस्टिंग होती है वो ऐसे ही होती है, जब उसकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है। और अप्रिशिएशन कब मिलेगा? जब आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।